May I come in, sir? Come. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. बैठ। Thank you, sir. विकास, Yes, sir. ये आपका पहला इंटरव्यू है। जी सर। यू फीलिंग रिलैक्स्ड? Yes, sir. रेडी फॉर कन्वर्सेशन? Yes, sir. राइट्स के बारे में तो सुना होगा बाहर, जी फंडामेंटल सर। राइट्स, जी सर। स्टैट्यूटरी राइट्स, जी सर। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जी सर। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनको? जी सर, फंडामेंटल राइट मूलतः मौलिक अधिकारों को बोला जाता है, जो कि माना जाता है कि वो प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, इन सभी को सर फंडामेंटल राइट्स को में इंक्लूड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सर वो होते हैं जो संविधान के तौर पर दिए जाते हैं, जैसे रिजर्वेशन टू माइनॉरिटीज और महिलाओं को रिजर्वेशन काइंड ऑफ दैट। तो ये ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी सर कुछ प्रावधानों के चलते, जैसे कोई नियम बना दिया, उसके चलते जो अधिकार प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, वो सारे सर स्टैट्यूटरी अधिकार बोले जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जी सर, के बारे में बात कर रहे हैं आप, जी राइट? जी सर। आपको ऐसा लगता है कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना, कब बना था? सर ईयर याद नहीं। मैं हिंट कर दे रहा हूँ, इट वाज इन 2006। जी सर। तो ये कानून जी 50 के दशक में ही बनना चाहिए था, जी सर। ऐसा लगता है आपको? सर एक बेटर अप्रोच हो सकती थी कि हम शुरुआत से ही अगर अपनी पिछड़े हुए लोगों पर अगर फोकस करते तो उन्हें पहले भी। तो अगर हमने नहीं बनाया जी सर, तो उसका रिपरकशन क्या हुआ? सर आप हिंदी में बता देंगे एक बार? जैसे हमने 50 के दशक में नहीं बनाया, 2006 में बनाया, जी, तो उससे क्या नुकसान हुआ भारत को? कुछ ऐसा नुकसान हुआ उससे? सर मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये है कि अगर उन्हें पहले बना दिया जाता है उन नियमों को, तो हो सकता है सर एक बेटर अप्रोच के साथ अभी चीजें बेहतर ढंग से हम क्रियान्वित कर पाते। नहीं, कौन सी चीजें? जैसे सर जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह है और रोजगार वगैरह के जो साधन है, उन सभी को इंक्लूड कर पाते सर अभी तक। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में किन लोगों को कवर किया गया है? सर मेनली जो वन क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनकी लगभग 3 पीढ़ियां उस क्षेत्र में निवास करती हुई आई है, उन लोगों को सर इंक्लूड किया गया है। अच्छी बात है। पीवीटीजीज जी के बारे में सुना होगा? जी सर। तो क्या है वो एग्जैक्टली? सर पीवीटीजीज मुख्यतः आदिवासी ग्रुप के समूह को बोला जाता है, जिसमें कि जो औद्योगिक एरा से पहले की जो कृषि तकनीक वगैरह को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और अभी भी कुछ जो वन्य जीवों वन क्षेत्र के प्रोडक्ट है उन पर जो डिपेंडेंट करते हैं, वन क्षेत्र के प्रोडक्ट पर अपना जीवन यापन गुजर बसर करते हैं, उन्हें सर मेनली पीवीटीजीज में शामिल किया गया है। चलिए, जी सर। ये समझिए कि मणिपुर में जी सर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। जी सर। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह देखने में लगते हैं, जी लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब में उनकी गिनती नहीं है। जी सर। तो एक प्रश्न उठता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब किसी को डिक्लेयर करने में क्या प्रमुख चीजें हैं जो कि ध्यान में रखनी होंगी कि ये कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है? जी सर। सर मुख्यतः शेड्यूल्ड ट्राइब सरकार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय किए जाते हैं, नोटिफिकेशन निकाला जाता है। उनमें मुख्यतः सर भौगोलिक जो अलगाव होता है, जैसे वो मेन स्ट्रीम से हटे हुए हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही सर उनका प्रति व्यक्ति आय वगैरह को भी शामिल करके और इन सारी चीजों को देख के आदिवासी का दर्जा दिया जाता है। तो आप सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो कम्युनिटीज हैं कुछ वो इसके लिए क्वालिफाई करती हैं? जैसे खासी है, जयंतिया है, गारो है, मिजो है, बोरो है। सर इन ट्राइब्स के बारे में इतना आइडिया है नहीं। अच्छा, इन ट्राइब्स के बारे में आइडिया नहीं। ठीक है, हिंदी पोएट्री राइटिंग आपकी एक हॉबी है? जी सर। तो ये राइटिंग माने क्या खुद कविता बनाते हैं? जी सर। न कि दूसरों की कविताएं लिखते हैं? सर मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ। अपनी कविताएं बनाते हैं। और कौन सा किस वाद के प्रतिवादक हैं आप? मतलब जैसे एक जमाने में छायावाद होता जी सर। जी सर। और कोई वाद चलते हैं ना? जी सर। भक्ति काल था, जी क्या सर। क्या था, श्रृंगार, जी रस की कविताएं हैं। जी सर। आप कैसी कविताएं लिखते हैं? सर मुख्यतः जो मेरी कविताएं होती हैं वो स्वतंत्रतावादी अप्रोच पे लिखी जाती हैं। ओह जी सर।
तो सर मैं मोस्टली जो अपनी कविताएं लिखता हूँ वो स्वतंत्रतावादी को इंक्लूड करके वर्तमान समय की कुछ जो निराला जी की कविता है क्या उसी प्रकार से लिखी गई थी क्या? जी सर, कुछ हद तक जैसे राम की शक्ति पूजा है तो उसमें इसका पुट दिखता है सर, स्वतंत्रतावादी और छायावाद का। जी सर। अच्छा, तो उसमें जो निराला जी की ये कविता है जो आप बता रहे हैं, जी सर, उसका कोई आपको पैराग्राफ या कुछ याद है क्या कुछ? जी सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ एक लाइन सुनाने कोई एक पैरा की। जी सर। जो कि बहुत चर्चित हो। जी सर। जी सर। फिर सर ये है कि राम भगवान के मन में आता है कि रावण को देखकर कि वो अभी अपने विजय को लेकर हंस रहा है खिलखिला के, तो उस पर एक लाइन है सर कि फिर देखा हंस रहा रावण अट्टहास खलखल, भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। सर यही अभी मैं याद कर पा रहा हूँ। वेरी गुड। और आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था। जी सर। क्या भूल गए हैं क्या? नहीं सर, पर उस पर इतना पकड़ अभी नहीं है जितनी। पकड़ नहीं है। जी सर। अच्छा अच्छा, पर बेसिक्स तो क्लियर सर, होंगे। वो है। एक चीज मुझे जानना था एक्चुअली, जो कि डेवलपमेंटल इशू है एक्चुअली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कब इशू है। एक हम लोग जब बिजली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जी सर, तो हाई वोल्टेज एसी से ले जाते हैं। कोई 133 किलो वोल्ट पे ले जा रहा है, जी, कुछ नहीं तो कम से कम 11 किलो वोल्ट पे तो ले ही जा रहा है। जी सर। उस पे ना ले जाकर अगर मैं डीसी पर ले जाऊं, जी, हाई वोल्टेज डीसी सर्किट बना के ले जाऊं, जी सर, तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे वो बताइए पहले। जी सर। सर एक मेनली फायदा तो ये होगा कि हम द्रुत गति से बिजली की पहुंच कर पाएंगे। वो कैसे? सर जो फ्लक्चुएशन होगा वो बहुत कम होगा डीसी में बजाय एसी के। ऐसा है क्या? जी सर। अच्छा, वो क्यों? फ्लक्चुएशन क्यों कम होगा? सर इस पर पकड़ नहीं है। ओह, अच्छा अच्छा। आज का पेपर पढ़ के आए हैं कि नहीं? सर अभी बाहर रखा था, वही पढ़ा है। नहीं नहीं, बाहर रखा हुआ अपनी जगह रखा है। आपने पढ़ा कि नहीं? जी सर। आज का पेपर पढ़ा था? पढ़ा। कौन सी खबर आपको इंटरेस्टिंग लगी आज? सर एक आदित्य L1 जो है वो L1 कक्षा में स्थापित हो चुका है सर अभी। L1 कक्षा, ये क्या कक्षा है? सर लैग्रेंजियन पॉइंट है सर L1 जो है। ये कौन सज्जन थे? कोई सज्जन का नाम है क्या? लैग्रेंजी? सर उस पे आइडिया नहीं है मुझे। लैग्रेंजी कोई आदमी का नाम रहा होगा? सर इस पर मेरी पकड़ नहीं है। कोई आइडिया नहीं है। और ये L1 रखा है तो L2 क्यों नहीं रख दिया? पहला इसलिए रखा ना कि कोई और कारण है? सर एक तो मुझे लगता है कि L1 कक्षा ऐसी कक्षा है जहां पर सतत सूर्य की उपलब्धता रहेगी ताकि हमें कंटिन्यूअसली सोलर विदाउट सोलर। नहीं, प्रश्न ये था कि L1 की जगह हम L2 क्यों ना कहते या L5 क्यों ना कहते? पहला वाला है इसीलिए L1 कहा गया है ना कोई और विशेष कारण है? सर इस पर मुझे ओके, धन्यवाद जी। विकास, आपने अपने प्रेफरेंसेस में जी सर, यू हैव गिवन फॉरेन सर्विस एज योर सेकंड। जी सर। व्हाई इज दैट? क्योंकि बहुत कम आजकल देखा जाता है जो विदेश सेवा के लिए तो बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं। जी सर। सर मेरा जो शुरुआत से जो अप्रोच रहा है, मुझे लगता है कि सर मैं बेहतर कर सकता हूँ विदेश सेवा में। और मुझे लगता है कि सर जो वर्तमान से मैंने चीज़ें देखी आई हैं अपने आसपास के लोगों में देखी है सर, एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो पावर करप्ट होने का है सर। तो सर मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर सकूं जहां पर मुझ पर राजनीतिक दबाव कम हो सर, ना के बराबर हो। तो मुझे लगता है कि मैं उसमें बेहतर कर पाऊंगा, इसीलिए मेरा सर सेकंड नंबर पे IFS रखने का। तो विदेश सेवा में आप समझते हैं जो कम दबाव रहता है, जो पॉलिटिकल प्रेशर्स रहते हैं वो कम रहते हैं। आपने देखा है इसमें कोई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह जिसमें इन्वॉल्व हों जो आपने लिए हों इसमें? क्योंकि आपका ऑप्शनल तो हिंदी लिटरेचर रहा है जी सर वगैरह, तो ऐसा कोई इंटरनेशनल अफेयर्स का आपने कोई पेपर लिया है? नहीं सर। पॉलिटिकल साइंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और आपने ये भी किया है जो मीडियम आपका हिंदी है और मीडियम इंटरव्यू भी हिंदी है। जी सर। तो कोई अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं होगी जब आप बाहर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, वहां पर या अंग्रेजी या कोई और जबान को जानने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, आप नहीं समझते? जी सर मुझे लगता है कि कभी भी हम डिप्लोमेसी में किसी दूसरी कनेक्टिंग लैंग्वेज को तो हमें ऑप्ट आउट करना ही पड़ेगा। और सर मेरे साथ ऐसा है कि मैं हिंदी को और इंग्लिश को
समान तौर पर समझ सकता आपकी हूँ। अच्छी पकड़ है, जी सर। दोनों के ऊपर अच्छी जी पकड़ सर, है। पर हिंदी में ज्यादा थोड़ा अच्छा हूँ सर, बजाय नहीं, अंग्रेजी। हिंदी तो आपकी बहुत अच्छी है, तो जी ये सर। तो आपके लिए। ये बताइए, एक हमारे यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी जी सर। का प्रारंभ किया गया जी था। सर। ये कब से शुरू हुई और इसका कैसे, इसका फ्यूचर रहा आगे, इसमें कैसे इसमें उत्थान हुआ? जी सर। सर एग्जैक्ट मुझे ईयर तो याद नहीं है कि कब स्टार्ट हुआ, पर इसका जो एजेंडा था, जो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, वो ये था कि सर हम आसपास के अपने जो पड़ोसी जो देश है पूर्वी क्षेत्र में, उन पर हम ज़्यादा फोकस करें, लाइक इन्वेस्टमेंट और सुरक्षा वगैरह के समझौतों को लेकर साझा हितों पर ज़्यादा फोकस करें। वर्तमान समय में सर लुक ईस्ट पॉलिसी का एक नया रूप सामने आया है, जिसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से अभी जाना जा रहा है। तो उसमें सर हम साझा हितों को शेयर करके हम भारत के साथ साथ जो पड़ोसी देश हैं, पूर्वी पड़ोसी देश हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं सिक्योरिटी जैसे और सामरिक क्षेत्र में और आर्थिक तो गतिविधियों इन को दोनों में बढ़ाने। अंतर क्या है? लुक ईस्ट में और एक्ट ईस्ट में अंतर क्या है? सर खाली नाम का अंतर है या कुछ और भी? नहीं सर, जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको इंक्लूड करके ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी का निर्माण किया गया है, जिसमें कि हम प्रैग्मेटिक अप्रोच अपना के कुछ स्टेप्स ले सके उन देशों के हित में जिनसे कि हमारे साझे हित भी जुड़े हुए होते तो लुक ईस्ट बेसिकली थ्योरेटिकल था और एक्ट ईस्ट में थोड़ा सा हम ऑल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच वगैरह ले रहे हैं। जी सर, मुझे ऐसा ही लगता है। अच्छा, और कौन सा, क्या टारगेट एरिया कौन सा था इसके लिए, लुक ईस्ट के लिए? कौन से देश थे जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते थे? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है, अगर मुझे मैं सोच सकता हूँ सर। थोड़ा सोचिएगा, देखिए। जैसे सर इंडोनेशिया और बैंकॉक वगैरह और सिंगापुर। आसियान का नाम आपने सुना है? जी सर। क्या है? सर आसियान ईस्ट एशिया की कंट्रीज का एक समूह है, मुख्य तौर पर आर्थिक और सामरिक समझौतों के लिए बनाया गया है। ये एक एक्रोनिम है, इसको एक्सपैंड करके कैसे बताएंगे? सर फुल फॉर्म अभी नहीं बता। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो पहले ये फोकस था, अब इसको फोकस को इससे और आगे बढ़ा दिया गया जी है। सर। एक और हमने अभी पॉलिसी शुरू की थी जिसे कहा जाता है नेबरहुड फर्स्ट। जी। उसमें क्या, इसमें क्या बदला, अंतर है फार ईस्ट, एक्ट ईस्ट में और ये नेबरहुड फर्स्ट में? सर मेनली जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भारत के पड़ोसी पूर्वी देशों पर फोकस करती हुई प्रतीत होती है, जबकि नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है वो मेनली भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जैसे अफगानिस्तान हुआ, जैसे नेपाल हुआ, जैसे बांग्लादेश हुआ, जैसे मालदीव्स हुआ, जैसे श्रीलंका हुआ। तो सर इन सभी को एक होलिस्टिक अप्रोच में भारत देख रहा है, और साथ ही सर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भूमिका भी निभा रहा है भारत। तो सर ये मेनली अंतर है। कहाँ पर, आखिरी क्वेश्चन, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर आपने शब्द का, ये फ्रेज का प्रयोग किया है, तो कहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है अपने सर नेबरहुड एरिया में? जी सर। सर वर्तमान समय में अभी हाल ही की न्यूज़ थी कि भारत के मालवाहक जहाज़ों पर हमला किया जाने वाला था सर, इंडियन ओशन में। तो सर मेनली भारत मैरीटाइम सिक्योरिटी, साथ ही सर ट्रेड वगैरह को लेके अपने पड़ोसी देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे श्रीलंका हुआ, साथ ही सर मालदीव वगैरह के साथ में भी ऐसे कोऑपरेशन किए गए थे। कोई डेफिनेट कॉन्क्रीट एग्जांपल जिसमें हमने किया हो ऐसा? सर अभी याद नहीं आ रहा। थैंक यू। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के व्यक्ति होने के नाते आपकी नजर थी COP28 के डिलिब्रेशंस पर? जी सर। क्या असेसमेंट है आपका एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन इंडिया? जी सर। You are aware of the way we generate electricity जी सर। majorly. जी सर। तो COP28 के आउटकम को देखकर आप खुश हैं या? सर मुझे लगता है कि COP28 के आउटकम वर्तमान समय की इमिशन की जो प्रक्रिया है, मतलब प्रदूषण जो बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए मेनली स्टेप्स लिए गए थे, लाइक कोल को स्टेप डाउन करना, गैस वगैरह को स्टेप डाउन करना। लेकिन सर वर्तमान में भारत डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलप्ड नेशन के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है, 2047 तक का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि सर कोल से स्टेप डाउन करना धीरे धीरे हमें करना पड़ेगा, एक फेज्ड मैनर में। तो सर मुझे लगता है ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है, जिसमें हमें साथ ही रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह को इंक्लूड करना पड़ेगा। So as an Indian, you are happy that there will not be much of disruption. सर मुझे लगता है कि पर्सनली भारत को और साथ ही विश्व को इस पॉल्यूशन को कम करने में और प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए हित में है सर, ये जो भी
कि वो COP28 में जो किया क्या गया। क्रिटिकल डिसीजन लिया गया फॉसिल फ्यूल को लेकर? जी कुछ सर। फ्रेज केवल चेंज किया गया या उसके सर इम्प्लीकेशंस हैं? सर वर्तमान समय में COP28 में लगभग सभी देश इस एग्रीमेंट पर राजी हुए हैं सर, कि हम किस लोग agreement पर? स्टेप डाउन करेंगे कोल से और गैस से। फेज आउट नहीं करना है, केवल फेज आउट में सर समय लगेगा, अभी गैस से फेज आउट करना, कोल से स्टेप डाउन करना। अच्छा, अभी लुक ईस्ट पॉलिसी जी की सर। बात हो रही थी, जी सर। तो आपने उसी संदर्भ में आपको ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, जी सर। आपने कभी सुना है टाइग्रिश रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, या इंडियन इकोनॉमी एज एलिफेंट, साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी एज टाइगर्स? सर हाँ, इस फ्रेज के बारे में जो आपने अंतिम फ्रेज अब बोला, बताएं। 1998 साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस, जी सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने आपके सामने रख दिए, स्पीक फॉर 2 मिनट्स। सर जो आसियान देश हैं मेनली, और जो पूर्वी एशिया के देश हैं, उन देशों ने धीरे धीरे एक जीडीपी में एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ अचीव की है सर इन बीते वर्षों में, जिसमें सर पर कैपिटा इनकम वगैरह भी बढ़ी है, और साथ ही सर जीडीपी में भी ग्रोथ आई है सर। इससे ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। उस जो जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की आप बात कर रहे हैं, जी उसका आधार क्या था, एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द एलिफेंटाइन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हिंदू इकोनॉमीज? सर इस पे अच्छा, उसके बारे में आप नहीं। कबड्डी खेलते हैं आप? जी सर। हाँ, जी सर। एशियन गेम्स में है कबड्डी? जी सर। ओलंपिक्स में फ्रांस में हमारी टीम जाएगी कबड्डी नहीं की? सर, ओलंपिक में शामिल नहीं किया क्या गया। बाधा आती है, क्यों कबड्डी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एज वर्ल्ड स्पोर्ट और ओलंपिक स्पोर्ट? सर अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, पर हालांकि आगे चल के हो सकता है कि रिकॉग्निशन मिल जाए। टेक्निकली क्या परेशानी रही, पॉपुलैरिटी, या मुझे लगता है कि उसको ट्रैक करना, कि आप एक सांस में जाते, आपको लगता है कि कबड्डी जैसे गेम में डीआरएस होना चाहिए? सर डीआरएस है अवेलेबल है। जी। और आप ट्रैक करते हैं किसी मशीन से कि वो सांस बीच में तोड़ रहा है या नहीं? सर मेनली जो साउंड होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, कट कट की आवाज होती है, जिसे रेडर को मेंटेन करके रखना पड़ता है सर, और अगर वो ब्रेक होती है तो सर रेफरी उसे आउट करार दे देता है। अच्छा, तो डीआरएस है उसमें? डीआरएस भी है सर। चलिए, ओके, वेरी गुड। स्केचिंग करते हैं आप? जी सर। हाँ जी। क्लास नोट्स लेने में जी स्केचिंग कैसे हेल्प किया? कभी हेल्प किया आपको, या जब बोर होते हैं तभी स्केचिंग करते हैं क्लासरूम में, या कोई कुछ बोल रहा है और आप उसको वर्ड फॉर्म में नहीं लिखकर ग्राफिक तरीके से, कभी किया है वैसा? सर मुझे लगता है कि मैं वर्तमान समय तक वो करता आया भी हूँ, और जैसे मेरी यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन था तो उसमें भी मैंने कुछ कुछ जगह इस चीज़ का प्रयोग किया है, जैसे भारत का नक्शा वगैरह बनाने के लिए, और साथ ही सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह करने के लिए इन सब चीज़ों का मैंने उपयोग किया है वर्तमान समय तक। और सर मेनली जो मेरा फोकस होता है स्केचिंग करने का, वो एक मन के अंदर जो भी मेरे थॉट्स आते हैं मेनली मैं उन पर फोकस करता हूँ सर। जो वर्तमान समय के सिनेरियो को देख के कोई विचार मन में आया तो उन पर मैं फोकस करता हूँ और उनको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ सर। अच्छा, कुछ लिंग्विस्ट्स मानते हैं कि यू कैनॉट थिंक, यू कैनॉट इमेजिन विदाउट लैंग्वेज। यस आप एग्री करते हैं? सर मुझे लगता है कि लैंग्वेज भी डिफरेंट तरीके की होती है, मतलब सांकेतिक भाषा हो सकती है, चित्रों के रूप में भी सर एक लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है, वक्तव्य वाली वाणी जो होती है उसको भी लैंग्वेज की तरह यूज किया जा सकता है। तो सर मुझे लगता है कि लैंग्वेज के फॉर्म्स अलग अलग हैं, बाकी एक्सप्रेशन के लिए जो भी चीज़ें यूज करी जाती है वो लैंग्वेज में इंक्लूड होती है, और अगर हमारे मन में कोई थॉट्स आ रहे हैं तो हम अगर उन्हें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो वो एक छोटा बच्चा जो भाषा नहीं जानता है, जी सर, बोलचाल की भाषा जी नहीं सर। जानता है, वो कैसे सोचता होगा, वो कैसे इमेजिन करता होगा? सर बाल्य जो बालक मन होता है तो सर वो इतनी ज्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाता होगा मेरे ख्याल से। तो सर वो जो भी उनके दिमाग में आता है, जैसे भूख लगना हुआ, जैसे तो ये तो आप लैंग्वेज वाली बात को मान गए, लिंग्विस्ट वाली बात को। तो सर वो उन्हें हम इशारों से समझा सकते हैं, लाइक कि अगर भूख लगी उन्हें तो माँ थपकियां देके उन्हें सुला, अगर नींद आ रही है तो थपकियां देके सुला देती है, भूख लगी तो कुछ ऐसे इशारे करके समझ सकती है सर। तो ये सब चीजें। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। विकास आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जी मैम। उससे रिलेटेड मैं पूछूंगी एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर। जी मैम। अभी कंपटीशन चल रहा है जी मैम।
रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी में, तो क्या पर्टिकुलर पैरामीटर है वो डिसाइड करता है कि विच सोर्स विल बी अ लीडिंग ट्रांजिशन सोर्स? मैम वर्तमान समय में जिस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, जैसे जैसे सोलर हुआ और जैसे विंड हुआ, तो मुझे लगता है कि मैम उस पर हमारे पास तकनीक भी अवेलेबल है, साथ ही उनकी भरपूर मात्रा में वो अवेलेबिलिटी भी है, जैसे सन रेज वगैरह भी है। तो ये सब चीजें मैम अवेलेबिलिटी और क्या एक पर्टिकुलर पैरामीटर है जो डिसाइड करेगा? मैम मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और प्राइस से रिलेटेड कुछ नहीं है? मैम उनमें भी धीरे धीरे। कॉस्ट से रिलेटेड? जी मैम। सो उस पर्टिकुलर कॉस्ट को क्या बोलते हैं? आपके इंजीनियरिंग का टर्म है। किस पर आइडिया नहीं है। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सुना है आपने? LCOE? नहीं मैम। CDRI दैट का फुल फॉर्म बताइए। सॉरी। CDRI क्लाइमेट से रिलेटेड है ये। नहीं मैम, इसके बारे में नहीं पता। एनर्जी पॉवर्टी के बारे में सुना है आपने, टर्म के बारे में? मैम इस पर भी पकड़ नहीं है मेरी। ओके। पॉलिटिकल सुसाइड के बारे में सुना है? ETS एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है जिसको पॉलिटिकल सुसाइड बोला गया था। नहीं पकड़ा मैम। अच्छा, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? हम किसी भी मैं सोच सकता हूँ मैम, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट किसी भी कंट्री के डेफिसिट को कम करने के लिए, डेट टू GDP रेशियो को कम करने के लिए अगर किसी तरह की वित्तीय सहायता दी जाती है तो मे बी उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। किसी भी तरह की? आमतौर पर ऋण को देखा जाता है। टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन आप समझते हैं? नहीं मैम, टेक्निकल टर्म में थोड़ा सोचने की जरूरत है। अच्छा, कोस्टल एरियाज में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल हजार्ड्स हो रहे हैं, उसके लिए दो पॉलिसीज बहुत आजकल इंडिया के में फोकस में है। वो दो पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की? आप रिपीट कर सकती हैं मैम? हाँ, जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे नेचुरल हजार्ड्स की बहुत वल्नरेबल है वो एरियाज, उसके लिए दो पॉलिसीज बता सकते हैं? इस पर भी पकड़ नहीं है मैम। ओके, आप किस एरिया को बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, दो इश्यूज बताइए वहाँ के, सोशल इश्यूज जो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हो। मैम एक चाइल्ड मैरिज है और सेकंड मैम नशाखोरी है, युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी। जी मैम। इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम में? जी मैम, मुझे लगता है कि दो चीज़ें आमतौर पर रिस्पॉन्सिबल है। पहला मैम अशिक्षा, और दूसरा मैम अशिक्षा से ही जुड़ा हुआ सामाजिक मानसिकता, जो अभी भी मैम बहुत कुंठित विचारधारा वाले लोग हैं सर मैम समाज में अभी। जी। ओके, सो वो कैसे चेंज हो सकती है? मैम मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत वगैरह जैसी चीज़ों से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा सकता है कि हम साथ में सारे गांव के ग्रामीण समूह को पूरे एक साथ संबोधित कर सकें, हम अच्छे आउटकम्स को बता सकें, और हम बता सकें कि जेंडर इक्वलिटी अगर हम मेंटेन करते हैं तो किस तरह से गांव के साथ साथ देश भी विकास कर सकता है। इन सब चीज़ों को लाके, और मैम इनके जो डिमेरिट्स हैं, लाइक चाइल्ड मैरिज के डिमेरिट हुए और युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी के जो डिमेरिट्स हुए, उनको हम बताकर एक तरह से जागरूकता बढ़ा सकते हैं वर्तमान समय। So, इनके पीछे का जो आपको नेक्सस कुछ समझ में आता है, पॉलिटिकल नेक्सस हो जो जिस वजह से ये हो रही हो चीजें ग्राउंड रियलिटी में? मैम पॉलिटिकल तो इतना मैं कह नहीं पाऊंगा, बाकी आमतौर पर अभी तक जो विचारधारा है उससे लोग उभर नहीं पा रहे हैं। मतलब आमतौर पर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके दिमाग में अभी भी वही साइकोलॉजी बनी हुई है कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो हाथ से निकल जाएगी, टाइप ऑफ दैट। तो मैम मुझे लगता है कि जो पार्टीज हैं, जो वर्तमान सरकार है, वो तो इसे इन्हांस करने के लिए मैम, इन कमियों को दूर करने के लिए, जैसे राजस्थान में गार्गी पुरस्कार योजना है महिलाओं के लिए, पॉश एक्ट वगैरह जो अभी आया है वर्तमान समय में 2013 में, उसके साथ साथ मैम और भी प्रावधान कर रही है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह है, तो इनको मैम इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इतना अप्रोच नहीं है इन सब चीज़ों के पीछे। मुझे लगता है अशिक्षा ज़्यादा और सामाजिक जो कुंठाएं हैं वो ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। जी मैम। तो विकास, आपने लिखा है इसमें ब्लड डोनेशन। जी सर। ब्लड डोनेशन के क्या रिस्क्स हैं? जी सर। सर ब्लड डोनेशन
एक तो ये होता है कि अगर हम कोई संक्रमित व्यक्ति से ब्लड डोनेशन करवाएं तो संक्रमण फैलने का खतरा होता है दूसरे व्यक्ति में। साथ ही सर अगर कुछ कमजोरी वगैरह जैसे ये अगर रिकवर ना कर पाए कोई व्यक्ति तो ये भी हो सकता है, और प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं करे तो सर अदर कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि खास समय में ब्लड डोनेट करना चाहिए व्यक्ति को, जी सर। उसके पीछे क्या वजह है? व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए इन जनरल? जी सर। नॉट फॉर फिलेंथ्रोपी, परोपकार के लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य के ध्यान में। जी सर। वो क्यों? सर मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से जो आरबीसीज है उनका जनरेशन और होता है बाद में शरीर में। अच्छा, कोई बात। थैंक यू, थैंक यू विकास। थैंक यू सर। मेघम से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू सर। तो विकास, यस सर। दो सवाल मैं टेकअप करूंगा जो कि सर लोगों ने पूछा था जिसका आपने जवाब दिया। जी सर। एक, आपने इंडियन फॉरेन सर्विस को क्यों चुना, जी सर। उसके विषय में आपने कहा कि राजनीतिक दबाव से मैं अवॉइड करता हूं, तो ये उत्तर हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत सटीक नहीं है। जी सर। हैं, उसको क्यों ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को अगर अवॉइड कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, उसकी जगह आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके कुछ पॉजिटिव बातें बताएंगे कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, या ऐसा मैं कर सकता हूँ, या ये एक मुझे प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर मैं अपने देश के लिए कर सकता हूँ। दो ही एक सेंटेंस बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। उसी में अगर आप कहिएगा कि मैं राजनीतिक दबाव से दूर भाग रहा था इसलिए करूँगा, उचित नहीं है। तो उसको रिफॉर्म करना होगा। ठीक है, एक ये। दूसरा, सर ने एक सवाल पूछा था COP28 के बारे में। मेरा अपना विचार ये है कि आपको चीज़ क्लियर नहीं थी। फॉसिल फ्यूल को लेकर के एग्जैक्टली थ्रस्ट एरिया क्या था वो क्लियर नहीं था, और इसीलिए सर को पूछना पड़ा बार बार, फिर भी जो है वो बात निकली नहीं। तो क्या करें? तो जब भी कभी कोई क्लैरिटी नहीं हो तो बजाय ये बताने की कि आई एम नॉट ए पर्सन विद क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये पर्सनालिटी एलिमेंट है जी सर, तो उसकी जगह आप क्लियरली मना कर दीजिए। आप बोलिए सर कि इस विषय में मेरी जानकारी कम है करके, वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो करिएगा, जिससे कि समय का भी नुकसान ना हो और बहुत ज़्यादा उस विषय पर जाएंगे तो आप कहते जाइएगा, वो पूछते जाएंगे और ये मालूम पड़ेगा कि इसको तो खुद ही नहीं मालूम कि ये क्या है। ठीक है ना, ये दो एलिमेंट है जो कि पकड़े जाते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि आपका अपना ड्रेस सेंस में बता रहा हूँ कि इसके साथ ये टाई नहीं चलता है, मैरून कलर का टाई चलेगा अगर ये सूट पहनना है ब्लैक कलर का। ठीक है, और दूसरा शेव करके जाइएगा, बिना शेव के नहीं जाइएगा। ठीक है, एक सिंगल कलर का जो मोजा पहनिएगा, हाँ, धारी वाला मोजा छू करके सिंगल कलर का मोजा। सर उस पे एक क्वेश्चन पूछना। हाँ सर, व्हाइट सॉक्स चल जाएंगे? नहीं, नहीं चलेंगे। हाँ, डार्क कलर का, ग्रे कलर है आपका, सुंदर बढ़िया सूट है, ग्रे कलर का पहनिएगा। तो ये ड्रेस सेंस के बारे में है। वो बोला दाढ़ी बना के जाइए। नहीं सर, वो जल्दी में आज। कोई बात नहीं, मतलब हम तो बताने के लिए बैठे हैं ना, इसलिए बताते हैं। और कोई बात नहीं। और अपने सब्जेक्ट की जानकारी आप कितना भी कहें कि हमको नहीं आता है, जो एक ब्रॉड एक पैरामीटर है, तो एक ब्यूरोक्रेट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वो फार्मूले को कोई नहीं पूछता है। हम आज उसको अप्लाई जो कर रहे हैं उसमें कहाँ हम है, वो चीज़ हाई वोल्टेज डीसी है, अभी कुछ एरिया में शुरू की है, कोई कोई लाइन पकड़ी हुई है और कोई लाइन नहीं पकड़ी हुई है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और एक दो इसी तरह के पॉइंट है, वो थोड़ा सा पकड़ लीजिए। जी सर। ठीक है ना? जी सर। और करंट अफेयर में जो पेपर में निकलता है, अब जैसे लाग्रेंजी पॉइंट निकला L1, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, कमी है वहाँ पर, पकड़ा गया है कि मतलब आपको जानकारी नहीं है, सुपरफिशियली बोल रहे हैं। सुपरफिशियल बोलना एक ब्यूरोक्रेट के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, ये सर बताएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। जी सर। हाँ, नहीं, बेसिकली यही जो अब जैसे आपने बात हम कर रहे थे फार ईस्ट की, ये एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट, तो इसमें बड़ी स्पेसिफिसिटीज हैं, बड़ी अलग अलग वो चीज़ हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि आपने विदेश सेवा के लिए अपना अच्छा वो दिया है, प्रेफरेंस दिया है, सेकंड प्रेफरेंस दिया है आपने, तो उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। जो आपने वो वाला बताया, एक जो एग्जाम्पल दिया आपने, जो MB चेन्नई वहाँ पर गया और हमारे ये इसको
लीला नॉर्फोक को उसने रेस्क्यू कर दिया, दैट्स नथिंग टू डू विद नेबरहुड फर्स्ट। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो है, परंतु यहाँ पर अब बहुत आपके पास ऐसे किस्से हैं। जब मालदीव्स में पानी की कमी हुई तो हमने यहाँ से भेजा, मालदीव्स में 2008 में वहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए, 1993 में प्रॉब्लम हुए तो हमने यहाँ से, अभी आपने श्रीलंका में $4 बिलियन का उनको सपोर्ट किया है। सो दिस वे इंडिया इज, कैसे हम नेबरहुड फर्स्ट में हम रीच आउट कर रहे हैं। अभी नेपाल गए हमारे विदेश मंत्री, वहां पर क्या बातचीत हुई, 10,000 मेगावाट्स हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये वाली चीजें जो है, आई थिंक यू हैव टू बी मोर अवेयर और इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप सर ये एक प्रयास चीज और, करें। कोविड डिप्लोमेसी को भी ऐड कर सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीन मैत्री हमारा जो हाँ। है, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, वो तो आपको यू नो ऑन योर फिंगर टिप्स यू शुड हैव इट। और सर जो युद्ध युद्ध वो जो होते हैं अभ्यास, युद्ध अभ्यास वगैरह, इनको भी ऐड कर सकते हाँ, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट किया था हाँ इंडिया, ऐड। वो सब आप कर सकते हैं, बट एट द अप्रोप्रिएट टाइम, यू नो, एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। श्योर सर। बट दे आर ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट, जो हमारा कोऑपरेशन जो होता है पूरे और देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम क्या उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल ये मिला सकते हैं। जी सर। मुझे लगता है तुम्हारे इंटरव्यू में एक जो सबसे नेगेटिव था आज, वो वही था पॉलिटिकल प्रेशर वाला। जी सर। क्योंकि मैं आई वाज टेम्पटेड टू आस्क कि आईएफएस में जो होंगे उनके पास पॉलिटिकल प्रेशर दो तरह का है, एक तो डोमेस्टिक भी है और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है। जी सर। An IAS officer may not have that diplomatic pressure. तो political pressure तो दूसरा escapist tendency जैसी लगी, बाकी इसे ठीक है ओवरऑल। सर एक चीज और थी, और सर जो मेनली इसके पीछे रीजन है आईएफएस चूज करने का, वो ये है सर कि मैंने अपनी कम्युनिटी में देखा है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, उनका सर माइंडसेट पावर करप्ट होने का ज्यादा है सर। तो वो कितना सही रहेगा उस चीज को बोलना सर? नहीं, उसको मत बोलिए। आई थिंक अगर आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, जी। सिलेक्टेड फॉर द पॉजिटिव्स, ओके। भाई वो आपको क्या दे सकता है, यू नो, जब आप पूरी दुनिया में जाते हैं भारत के झंडे के पीछे आप बैठकर, जी सर। यू नो, यू स्पीक फॉर 1.4 बिलियन इंडियंस, जी सर। तो यू नो दैट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, प्रेस्टीज। आप अपने देश की जो नॉट ओनली अस्मिता। सिविलाइजेशनल, कल्चरल और जो टेक्नोलॉजिकल आपने जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, यहाँ पर जो प्रगति हुई है, उसको आप पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। जी सर। सो पॉजिटिव्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस करिएगा। श्योर सर। ठीक है, जी सर। इलेक्ट्रिकल वही है आपका इंजीनियरिंग का जो है, हाँ मैं यू हैव टू लिंक विद द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वही मेन आजकल तो सारा फोटे वही है इलेक्ट्रिसिटी। सो उसके बाद पढ़ लीजिए। हाँ Okay. बस we will sit and discuss. Individually, don't worry. I think my observations have been taken care of. थैंक यू। ठीक है विकास, चलो थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू सर।